नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है। और आज की जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको सिलेबस जितना भी है आपका सारा सिलेबस उसका जो सारांश है और उस सारांश के बेसिस पे आपके कौन कौन से या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी एक रिवीजन कराऊंगा पूरा का पूरा इस वीडियो में। आज की इस पूरी वीडियो में बने रहें क्योंकि ये वीडियो पूरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसका जो डेवलपमेंट हुआ है या उसमें जो आंदोलन हुए हैं या जो भी आपकी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जितना भी आपको पढ़ना है वो सारे के सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक वीडियो है जो कि आपकी टोटल यूनिट पर बेसिस है। इस एक वीडियो में आपको जो है इतना कुछ आपके एग्ज़ाम में लगेगा कि आप जो है उस एग्ज़ाम को पास तो कर जाओगे। तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है भारतीय शासन और राजनीति एक व्यापक अवलोकन, यानी कि हम इसका एक छोटा सा एक पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इस आपके जो सिलेबस है इसमें जो इकाई 1 से लेकर 8 तक का जो आपका सारांश है उस पूरे सारांश में आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो है ये है आपका राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं तक, तो इसी में हम बढ़ेंगे। इसमें जो है आपका सबसे पहले ये है 1885 से 1919 का जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उस बीच में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। इसमें सबसे पहले है कि 1885 में क्या हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो आपके जिसका जो है जो स्थापना की थी वो थे A.O. ह्यूम। ये क्वेश्चन बनेगा कि जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1885 में। किसने की थी, तो वो थे A.O. ह्यूम ने की थी। उसके बाद जो हमारी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो उसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1905 में जो इम्पोर्टेंट घटना घटी है वो है आपकी बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और बंगाल का विभाजन इस दौरान हुआ। उसके बाद है विचारधारा संघर्ष, यानी कि यहाँ पे दो विचारधाराएं हमारे जो है आंदोलन में दिखाई देती है, एक उदारवादी है और एक उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसमें जो है जो उदारवादी है इसे जो है गोखले और मेहता ने इसको लीड किया था, और दूसरा है लाल बाल पाल, यानी कि तीन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है। ये तीसरी घटना थी। और जो लास्ट की घटना है, इसमें जो लास्ट की घटना है वो है 1915 से 1916 के बीच में जो हुआ था वो है गांधी जी की वापसी हुई और उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। तो ये सारे के सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक और है कि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद जो है 1920 से 1947 के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1920 में जो है आपका हुआ, ये है आपका असहयोग आंदोलन। ये प्रारंभ किया था गांधी जी ने। 1920 की इम्पोर्टेंट घटना है। 1922 में क्या घटना है, चोरी चोरा कांड का आंदोलन जो है ये स्थगित हुआ था। उसके बाद 1930 में क्या हुआ है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1930 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं 1920 से 1947 के बीच की। उसके बाद है इसमें संविधान का निर्माण के लिए। तो इसमें जो है हमारा जो निर्माण स्टार्ट हुआ है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जो प्रथम मांग थी वो किसने की थी, वो की थी एम.एन. रॉय ने। और जो हमारे संविधान को बनाने में समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। 1946 में इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन का। 9 दिसंबर 1940 को पहली इसकी बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को इसे हमने अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया। ये इसकी संविधान निर्माण की इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं डेट वाइज। उसके बाद है संविधान की प्रकृति और नागरिकता। तो संविधान हमारा किस तरह का है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है,
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। इसकी जो हमारे संविधान की जो विशेषता ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लचीला एवं कठोर का मिश्रण जो है हमारे संविधान में मिलता है। उसके बाद जो नागरिकता है वो है भाग 2 में पार्ट 2 में नागरिकता का वर्णन है। प्रकार जो हमारा जो नागरिकता का प्रकार वो एकल नागरिकता है। ब्रिटेन के मॉडल पर यह आधारित है। अर्थ है कि राज्य का विधिक सदस्य होना। इस एकल नागरिकता का मतलब है कि जो वो नागरिक होगा वो राज्य का एक विधिक सदस्य होगा। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार। नागरिक का कवच, जो कि मौलिक अधिकार हैं वो लोगों को मिले हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो स्रोत है वो है अमेरिका से हमने इनको लिया है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ये हैं, इनमें न्यायालय परिवर्तन कर सकता है। अब मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है वो है आपके समानता के अधिकार। उसके बाद जो है आपके 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार, आपको मिला हुआ है 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध आप जो है वो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। और उसके बाद 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 के बीच में आपको मिला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद जो है संवैधानिक उपचार है, ये अनुच्छेद 32 में है। एक नोट और आप कर लीजिए, संपत्ति का जो अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। इसके बाद नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। राज्य की जो नीति निर्देश तत्व हैं इसका जो स्रोत है वो है आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया है। ठीक है, ये स्रोत पूछ सकता है कि राज्य की जो नीति सिद्धांत निर्देश हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो वो कहाँ से लिए हमने आयरलैंड से। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की जिससे नींव डलेगी। और नागरिकों के कर्तव्य जो ड्यूटीज़ हैं वो भाग 4A में हैं, जिनको 42वें संशोधन के द्वारा हमने इसमें जोड़ा है और ये 100वें संघ से लिए गए हैं। इनकी संख्या जो है 11 है। और प्रकृति यानी कि नैतिक दायित्व, यानी कि जो हमारे संविधान के प्रति या देश के प्रति जो हमारे नैतिक दायित्व हैं वो क्या होने चाहिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसमें। संविधान संशोधन किस तरह हो सकता है, तो ये एक जो है दस्तावेज है, तो इसमें पूरा दिखाया गया है कि संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 386 के अनुसार संविधान संशोधन हो सकता है। उद्देश्य है इसका लचीलापन और नए कानून का निर्माण करना। मूल ढांचा केशवानंद भारती केस एक हुआ है जो संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यानी कि उसके जो है नियम तो बदल सकती है, जो पर उसका मूल ढांचा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसमें एक अनुच्छेद है 13 जिसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो है कार्यपालिका इसका जो संवैधानिक प्रमुख है वो है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। स्टेट में राज्यपाल होता है और केंद्र में वो आपका होता है राष्ट्रपति, जो इसका प्रमुख है कार्यपालिका का। इसमें आपका इसकी जो भूमिका होती है वो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। चुनाव जो है इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। और शक्ति जो है इसके पास सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति होती है। इसी तरह से राज्यपाल है। राज्यपाल जो है राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है ये। इसका भी कार्यकाल 5 है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ये जो इसकी शक्ति है वो केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जो आपकी कार्यपालक जो आती है उसकी जो वास्तविक शक्ति हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में। जो प्रधानमंत्री है वो आपका जो है सेंट्रल में होता है, जो स्टेट में होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। इसका जो शक्ति होती है, जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और उत्तरदायित्व होते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह से जो राज्य के वास्तविक शक्ति हैं वो अब मुख्यमंत्री के पास होती हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इनका भी दायित्व होता है कि ये मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लास्ट में जो इसका है, जो आपकी विधायिका है, कानून का जो निर्माण होता है आपकी, इसमें आपका लोकसभा में जो है एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा सभी जानते हैं, क्योंकि 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं तो ये भंग हो जाता है। दूसरा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें अधिकतम जो है 545 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष जो आपका स्पीकर होता है। इसी तरह राज्यसभा में जो है आपका
ये एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और जो इसका सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा राज्य स्तर पर विधानसभा 5 वर्ष में और विधान परिषद स्थायी है। इसका जो आखिरी में है वो है न्यायपालिका, इनके जो संविधान की संरक्षक है। इसमें जो है सबसे ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में है, देश का सर्वोच्च अदालत है वो। इसके बाद उच्च न्यायालय जो राज्य में होते हैं और उसके बाद जिला या फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। इनकी प्रमुख शक्तियाँ हैं न्यायिक पुनर्विलोकन और PIL जनहित याचिका और रिट अनुच्छेद 32 5 प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि पर स्वतंत्रता विधायिका और कार्यपालिका से मुक्त। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य का जो बीच में संबंध होता है उसमें देखिए जो एक सूची होती है वो संघीय सूची होती है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरी एक राज्य की सूची होती है जिसमें जी के राज्य के महत्व के विषय होते हैं और तीसरी है समवर्ती सूची जिसमें दोनों के अधिकारों के जॉइंट कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों के दोनों डिसीजन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है लास्ट में ये चुनाव आयोग है जो कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। एक तरह से लोकतंत्र का जो प्रहरी है वो उसको चुनाव आयोग को बोला जाता है। इसमें जो है अनुच्छेद 324 में संवैधानिक संस्था है ये। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की इस पर जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा चुनाव ये सब इसकी जिम्मेदारी है। वयस्क मताधिकार जो कि नागरिकों की शक्ति है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं जो भारतीय लोकतंत्र का जो सार है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो संविधान पूरा बनता है इन तीनों से ही मिलकर बनता है। 1885 के संघर्ष से आधुनिक गणराज्य तक की यात्रा, इसमें जो है आपका कानून, संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका रक्षा करती है। लेकिन सर्वोच्च जो है वो है इसमें अंतिम जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। इसका जो है यही लक्ष्य होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मैंने आपके लिए कुछ 1-लाइनर क्वेश्चन सभी यूनिट से लिए हैं। आप इन यूनिट के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें से लग सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका प्रारंभ कब हुआ। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तभी से मानते हैं हम। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, वो है भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसकी स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो पहले बता चुका हूँ, A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ, 1916 में हुआ। गांधी जी भारत कब लौटे, 1915 में वो जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सांस्कृतिक आधार क्या था, राष्ट्रवाद और स्वदेशी चेतना। और जो 10वां क्वेश्चन है वो है स्वदेश आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये जो है 1905 में बंग भंग के विरोध में जो है स्वदेश आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, 1930 में दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, वो है 1942 में। अब ये कुछ 1-लाइनर और क्वेश्चन है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1985 में माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता उदारवादी कहलाए। जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको उदारवादी कहा गया। उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज का नारा तिलक ने दिया। भंग 1905 में हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ हुआ। गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। चोरा कांड जो है 1922 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। दांडी मार्च 1930 में हुई।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारतीय आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। कांग्रेस एक अखिल भारतीय संगठन है। आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। आंदोलन में जनसाधारण की भागीदारी रही। आंदोलन का सांस्कृतिक आधार राष्ट्रवाद था। आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। सत्याग्रह गांधी जी की नीति थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। आंदोलन अहिंसक प्रकृति का था, यानी कि किसी तरह की कोई अहिंसा या कोई मारपीट नहीं की गई थी। इसके बाद जो है इसमें और जो क्वेश्चन बचते हैं वो देख लीजिए। भारतीय आंदोलन में एकता को बढ़ावा दिया गया। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमज़ोर किया। आंदोलन आधुनिक भारत की नींव है। इसके बाद जो यूनिट 2 है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूं आपको। भारत में पहला संवैधानिक सुधार अधिनियम कौन सा था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कितने समय में हुआ है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नागरिकता से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति का किसी राज्य का विधायक का विधिक सदस्य होना। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो ये थे M.N. रॉय ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि विस्तृत प्रावधानों के कारण, क्योंकि इसमें सब कुछ विस्तृत में दिया गया है। उसके बाद जो है आपका नागरिकता के प्रकार कितने हैं? एकल नागरिकता, सिर्फ हमारे यहाँ पे जो है वो एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? वो है ब्रिटेन। इसमें जो वन लाइनर और क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो है भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में पारित हुआ। 1858 का अधिनियम कंपनी शासन समाप्त करता है। संविधान सभा गठन 1940 में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 में को हुई। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्माण जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा संप्रभु संस्थान थी। नागरिकता का अर्थ राज्य की सदस्यता है। भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। भारतीय नागरिकता ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। संविधान लोकतांत्रिक है। संविधान संघीय प्रकृति का है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। संविधान जनता की संप्रभुता पर आधारित है। संविधान लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार का है। संविधान में मौलिक अधिकार हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है। संविधान विधायिका की शक्तियाँ देता है। संविधान कार्यपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान जो है सर्वोच्च जो कानून है वो है संविधान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद आपकी है यूनिट नंबर 3। इसमें जो है मूल जो अधिकार हैं वो कितने हैं? वो 6 मूल अधिकार हमें मिले हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उसका जो वर्णन है कौन से भाग में है संविधान के? तो भाग 3 में है। मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, जो कि भाग 4A में वर्णन है। राज्य के नीति तत्व किस भाग में है? वो है भाग 4 और 4A में मूल कर्तव्य। मूल अधिकार किससे प्रेरित है? वो है अमेरिका से। और मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, सत्य है। कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में? तो है अनुच्छेद 300A। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? वो है 42वें संविधान संशोधन में। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? वो है आयरलैंड। मौलिक अधिकार किस प्रकार के होते हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
इसके बाद जो है यूनिट नंबर 3 के और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आज की जो ये वीडियो है इसमें से आपके लगभग 50 क्वेश्चन मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में लगने वाले हैं। तो इसे 2-3 बार इस वीडियो को आप अच्छे प्रकार से देख लेना और इस पूरी वीडियो को ही देखना है आपको। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मौलिक अधिकार किस भाग में है? वो है 3 में। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य होता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है जिनको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, जिनकी संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर नैतिक दायित्व है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय से जुड़े हैं। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध संभव है। शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 ए में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है और बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार है। नीति तत्व समानता पर बल देते हैं। मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। इसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं वो। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं है? क्योंकि वे नैतिक निर्देश हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? समय अनुसार संविधान को लचीला बनाना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकों में प्राथमिकता किसे है? दोनों को संतुलन में रखना। संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को है। संविधान का सबसे अधिक संशोधित भाग कौन सा है? वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सत्य। और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? अनिवार्य स्वीकृति देना, यानी कि वो अपनी सहमति ही देंगे। इसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक पूरक एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हित पर बल देते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक हित पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। दोनों में संतुलन आवश्यक है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। इसके बाद आपके जो हैं संविधान साधारण बहुमत से कुछ संशोधन होता है, विशेष बहुमत से अधिकांश संशोधन होते हैं। कुछ संशोधन में राज्य की सहमति आवश्यक है। संविधान संशोधन से संविधान लचीला बनता है। मूल ढांचा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है। केशवानंद भारतीय केस महत्वपूर्ण है। मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार मूल ढांचे का भाग है। न्यायपालिका संशोधन की समीक्षा करती है। संसद सर्वशक्तिमान नहीं है। संविधान सर्वोच्च है। संशोधन लोकतंत्र की आवश्यकता है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। संसद संविधान निर्माता नहीं है। संविधान जीवंत दस्तावेज है। संशोधन समयानुकूल परिवर्तन करता है। संविधान स्थायित्व प्रदान करता है। संविधान लचीलापन देता है। संशोधन से शासन बेहतर होता है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। इसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर होता है। भारत का जो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? वो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। इसके बाद इसमें और जो क्वेश्चन है आपके,
वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है? वो प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद भारत का सर्वोच्च विधि न्याय निकाय है, सत्य है। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो है 6 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, आवश्यक नहीं, पर 6 माह में बनना होता है इसे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो है लोकसभा के प्रति। भारतीय संसद द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर कहलाता है। स्पीकर का कार्य विधान प्रक्रिया संचालित कराना होता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं और वो ही मुख्य कार्यकारी सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? अपनी लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति जो है संसद की मंजूरी के बिना विधेयक को नहीं रोक सकते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हैं 545 और राज्यसभा के सदस्य हैं 245। 545 और 245 याद रखना। संसद जो सर्वोच्च अधिकार है वो है विधायी कार्य। संसद संविधान के तहत विधायिका के रूप में कार्य करती है। संसदीय लोकतंत्र भारत का शासन मॉडल है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका संचालन कराना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नीतियों के प्रमुख निर्माता हैं। संसद कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। संसद संविधान संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। संसदीय कार्यकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है। इसके बाद जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो हैं इसके बाद आपकी जो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट होती है वो है राज्यपाल, स्टेट। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। राज्य विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? वो है केंद्र सरकार का। इसके बाद जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यशक्ति होती है तो सत्य है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के प्रति, विधानसभा के प्रति। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा को राज्यपाल द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रति का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकार की कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। राज्य विधानसभा कानून बनाने की संस्था है। राज्य विधान परिषद यदि मौजूद हो तो स्थायी सदन होता है। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल बजट स्वीकृति दे सकते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद सरकारी नीतियों को लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। राज्यपाल आपातकाल लागू कर सकते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का संतुलन आवश्यक है। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। राज्य सरकार कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी होती है
राज्यपाल विधान कार्य पर नज़र रखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद नीति क्रियान्वयन करती है और मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन के प्रमुख हैं। राज्यपाल संसद और केंद्र सरकार के समन्वयक होते हैं। राज्य विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद राज्यपाल का पद संवैधानिक और क्रिमिनोनियल होता है। राज्य सरकार राज्य विकास की जिम्मेदार होती है। विधानसभा के विधेयक राज्यपाल को स्वीकृति से कानून बनाते हैं। राज्यपाल आपातकाल में निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतिगत फैसलों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कार्यशक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। इसके बाद यूनिट 7 है आपकी जुडिशरी। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय वो है आपका नई दिल्ली में। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कानूनों के संवैधानिक ढांचा। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिट कितने प्रकार की होती है? 5। रिट जारी कौन करता है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, सत्य है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है, सत्य है। न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, सत्य है। रिट शब्द का अर्थ क्या है? न्यायालय का आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। PIL का उद्देश्य है जनहित की रक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है इनको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय जो है राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। रिट न्यायालय द्वारा आदेश को कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, हैबिस कॉर्पस और मैंडामस प्रोहिबिशन और क्रेटोरियल और क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिट होती है। तो उनके नाम तो नहीं पूछेगा, पर कितने प्रकार की होती है रिट वो पूछ सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो PIL उसका अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL जनहित की रक्षा करती है। न्यायपालिका संसद और सरकार से स्वतंत्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। उच्च न्यायालय राज्य विधायिका की जांच कर सकते हैं। न्यायिक सुधार न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ाते हैं। न्यायिक समीक्षा कानून की संवैधानिक जांच है। न्यायपालिका लोकतंत्र की संरक्षक है। न्यायालय में अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तक है। न्यायालय संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करता है। न्यायपालिका का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। न्यायपालिका कानून और संविधान के बीच संतुलन बनाती है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। PIL नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। न्यायालय सार्वजनिक हित को सर्वोपरि मानते हैं। न्यायिक निर्णय समयानुकूल होते हैं। न्यायपालिका प्रशासनिक शक्तियों की निगरानी करती है। न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायपालिका संवैधानिक पदों की निगरानी करती है। न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार कार्य करती है। न्यायपालिका का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस पर आधारित है, तो वह है शक्तियों के विभाजन पर। तो ये आपकी लास्ट यूनिट है जो कि आपकी 8 है। इसमें स्टेट और इलेक्शन कमीशन और संघ और राज्य के बीच के संबंध उनको बताया गया है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली किस पर आधारित है, वो है शक्तियों के विभाजन पर। केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। निर्वाचन आयोग एक है या अनेक? एक। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। भारत का संघीय स्वरूप कैसा है? वो है केंद्र की ओर झुका हुआ।
भारत में संघीय व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? संविधान के अनुसार। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? संघ राज्य की समवर्ती सूची में। वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है? सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। भारत जो है एक संघीय देश है। केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के होते हैं: प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय। संघीय ढांचे में केंद्र शक्तिशाली होता है। वित्त आयोग वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। राज्य सूची में राज्यों के अधिकार होते हैं। केंद्र सूची में केंद्र के अधिकार होते हैं। समवर्ती सूची में दोनों के अधिकार होते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में वर्णित है। केंद्र राज्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय में हल होते हैं। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। भारत का संघीय ढांचा केंद्र की ओर झुका हुआ है। संघीय ढांचे में राज्य को सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन में कार्य करती है। केंद्र नीति निर्माण और रक्षा में प्रमुख है। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता संतुलन आवश्यक है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। राज्य विधानसभा चुनाव आयोग की निगरानी में होती है। केंद्र और राज्य वित्तीय संसाधनों में संतुलन रखते हैं। संविधान में संघीय व्यवस्था लचीली है। राज्य विवाद संघीय सरकार सुलझाती है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय आवश्यक है। संघीयता भारत की विशेषता है। वित्तीय आयोग प्रत्येक 5 साल में रिपोर्ट देता है। चुनाव आयोग संवैधानिक स्वतंत्रता चुनाव आयोग जो है संवैधानिक स्वतंत्र है। केंद्र राज्य संबंध संविधान पर आधारित है। संघीय ढांचा लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करता है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक या जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो आपका पेपर है सारा का सारा पेपर इन्हीं टॉपिक से कवर होगा आपको। और मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प आपके एग्ज़ाम में मिलने वाली है। लगभग 75 में से 50 क्वेश्चन तक मेरा दावा है कि इसमें से लग सकते हैं आपके। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर कुछ मिस्टेक शब्दों में, जैसे कुछ कठिन शब्द होते हैं, तो उनको आप अपने स्तर पे भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।